दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, कल की अपनी बातचीत में मैंने अपनी राय बताई थी आपको कि चुनाव सुधारों पर संसद में हुई चर्चा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि चुनाव में हो रही गड़बड़ी की जो बातें पहले संसद से बाहर हो रही थीं, यानी अनौपचारिक मंचों पे हो रही थीं, वे संसदीय सत्र के बाद भारत की सबसे बड़ी पंचायत के रिकॉर्ड पर आ गई हैं। पहले हो यह रहा था कि राहुल गांधी ने एक के बाद एक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का भंडाफोड़ किया। बिहार में चुनाव से पहले उन्होंने एक सफल और लंबी वोटर अधिकार यात्रा निकाली। जगह-जगह भाषण दिए, बहसें हुईं। सोशल मीडिया पर हम सब लोग इन बातों को बार-बार बोलते रहे। बहुत सारे आंकड़ा विज्ञानियों ने इस संबंध में अपने पक्ष रखे। विश्लेषण हुआ और वो विश्लेषण बहुत लोकप्रिय भी हुआ, लाखों करोड़ों श्रोताओं तक भी पहुंचा। लेकिन चुनाव आयोग लगातार कहता रहा कि राहुल गांधी गलत प्रचार कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने लगातार राहुल गांधी से बार-बार हलफनामा मांगा। शुरू में तो यहां तक कहा कि अगर वे एक खास तारीख तक हलफनामा नहीं देंगे तो फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। भाजपा वाले भी आयोग की इसी बात में अपनी आवाज मिलाते हुए यही सब लफाजी करते रहे। कुल मिलाकर संसद के इस सत्र से पहले वोट चोरी का आरोप, उससे संबंधित भंडाफोड़ और चुनाव आयोग व भाजपा की पार्टनरशिप आधिकारिक रूप नहीं ले पा रही थी। लेकिन इस संसद सत्र ने विपक्ष और राहुल गांधी को यह मौका दे दिया कि उन्होंने इस पूरी बहस को, इस पूरी चर्चा को, सरकार के ऊपर लगाए जाने वाले इन आरोपों को, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ को सदन के पटल पर रख दिया। अब सरकार और चुनाव आयोग के लिए इससे भागना बहुत देर तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। अभी बहुत हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे कि कैसे पतली गली से निकला जाए। चुनाव आयोग ने चुप्पी साधी हुई है, हो सकता है उसकी चुप्पी अभी और लंबी चले। लेकिन सदन के रिकॉर्ड में एक बार दर्ज हो जाने के बाद सरकार भले ही इन सारे आरोपों का सदन में खंडन कर दे, लेकिन उस बात को दबाया जाना, हमेशा के लिए दबाया जाना नामुमकिन हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यह मौका स्वयं भाजपा ने विपक्ष की झोली में डाल दिया। भाजपा बंगाल के चुनाव के लिए कोई मुद्दा तलाश रही थी। नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि अगर वंदे मातरम पर संसद में बहस हो जाए तो उन्हें बंगाल के चुनाव में कहने के लिए और वंदे मातरम के जरिए मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने के लिए और पूरे चुनाव का सांप्रदायिकीकरण करने का अवसर मिल जाएगा। अगर संसद में इस पर बहस हो जाए तो वो काफी कुशलता के साथ, उन्हें अपनी भाषणबाजी में बड़ा यकीन है, पूरे देश को अपने साथ ले जाएंगे और खासतौर से पूरे बंगाल के ऊपर एक अपने भाषण की छाप छोड़ देंगे। लेकिन उनके सामने दिक्कत यह थी कि उन्हें नहीं मालूम था कि विपक्ष इस पर चर्चा करने के लिए राजी होगा या नहीं होगा। यही उनकी रणनीति गोटी थी, जिसको लाल करने के लिए भाजपा ने विपक्ष के सामने एक प्रस्ताव रख दिया कि अगर वह चुनाव सुधारों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाए, अगर भाजपा ये मान ले कि विपक्ष चुनाव सुधारों पर चर्चा करने के लिए, वो और विपक्ष चुनाव सुधारों पर चर्चा करें, तो विपक्ष को यह आश्वासन देना पड़ेगा कि वो वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी ये एक तरह का लेन-देन था, एक तरह का सौदा था भाजपा और विपक्ष के रूप में, विपक्ष के बीच में। विपक्ष एसआईआर और चुनाव आयोग की बेईमानियों पर चर्चा करना चाहता था और भाजपा कह रही थी कि हम एसआईआर पर चर्चा नहीं करने देंगे, हम चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं करने देंगे। फिर भाजपा को लगा कि एसआईआर और चुनाव आयोग पर चर्चा करने की बजाय अगर चर्चा चुनाव सुधार पर हो तो उसकी वहां बात रह जाएगी और यहां वो उसके बदले में वंदे मातरम पर चर्चा करवा लेगी और बंगाल के चुनाव का सांप्रदायिकीकरण करने का भाजपा को मौका मिल जाएगा। विपक्ष ने भाजपा के इस दांव को भांपा और वह तैयार हो गया। भाजपा ने खुशी-खुशी चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए हामी भर दी। लेकिन आखिर में इसमें हुआ क्या? हुआ यही कि मोदी जी को दोनों मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। वंदे मातरम पर प्रियंका गांधी, कल्याण मुखर्जी, संजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे ने
तथ्यात्मक भाषण देकर लोकसभा और राज्यसभा में मोदी, शाह, राजनाथ सिंह के भाषणों की बखी उधेड़ दी है। और दूसरी तरफ चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान मौका ताड़ते हुए राहुल गांधी, गौरव गोगोई और मनीष तिवारी ने एसआईआर से भी परे जाते हुए संघ और भाजपा द्वारा विकृत की जा रही चुनाव प्रणाली में रेडिकल संशोधन का एक पूरा खाका सदन के पटल पर रख दिया। पहली बार, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली बार सदन में यह मांग की गई कि विपक्ष के इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञों को ईवीएम के भीतर झांकने की इजाजत मिले, ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि इन मशीनों में लोड किए जाने वाले सोर्स कोड का असली फंक्शन क्या है। दोस्तों, अब जब यह मांग आधिकारिक रूप से की जा चुकी है, चुनाव आयोग यह कहकर बहुत दिनों तक चुप नहीं बैठ सकता कि आपके उसके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। मेरा मानना है कि देर सवेर उसे विपक्ष की इस मांग के साथ कोई ना कोई समायोजन करना ही पड़ेगा। इसकी एक और वजह है, राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण के बाद इन सभी मांगों को नए सिरे से सार्वजनिक जीवन में रखने की शुरुआत कर दी है। आज उन्होंने एक्स पर कई पोस्टें डाली। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, भारत की जनता 3 जरूरी सवाल और सीधे सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त के चुनाव चुनने के पैनल से क्यों हटाया गया? दूसरा सवाल, 2024 के चुनाव से पहले चुनाव आयोग को लगभग पूरी तरीके से एक कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी? कानूनी दंड से, कानूनी कार्रवाई से छूट क्यों दी? तीसरा सवाल, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? इसका जवाब एक ही है, बीजेपी चुनाव आयोग को वोट चोरी का औजार बना रही है। ये पहली पोस्ट है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव सुधार की 4 बुनियादी शर्तें जो संसद में रखी थी, उनके बारे में भी एक पोस्ट की। ये 3 बातें भी उन्होंने संसद में रखी थी। 4 बुनियादी शर्तें क्या हैं चुनाव सुधार की? राहुल गांधी की पोस्ट कहती है, कैसे होगा चुनाव सुधार? वैसे ही जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं। नंबर 1, चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो। नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला काला कानून तुरंत वापस हो। नंबर 3, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। नंबर 4, चुनाव आयुक्तों को सजा से बताने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगाई जा सके। सरकार ये सुधार नहीं चाहती, मगर हम हर हाल में ये बदलाव लाकर रहेंगे। राहुल गांधी ने एक तीसरी एक्स पोस्ट भी की। उन्होंने चुनाव सुधार करने में नाकामी को सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह के साथ उसी तरह जोड़ दिया जिस तरह संसद में जोड़ा था। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी एक निहायत ही गंभीर राष्ट्र विरोधी काम है। वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयुक्त दोनों मिलकर इस लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं और लोगों से उनकी आवाज छीन रहे हैं। दोस्तों, भाजपा समझ नहीं पा रही है कि राहुल के इन हमलों के खिलाफ कैसे मोर्चाबंदी की जाए, इसलिए उसने वही पुरानी घिसी पिटी बातें करना शुरू कर दिया है। क्योंकि राहुल एक भाषण देने के लिए जर्मनी जा रहे हैं, इसलिए भाजपा का प्रचार तंत्र एक बार फिर यह कहने में जुट गया है कि राहुल संसद के अधिवेशन के समय और चुनाव के वक्त हमेशा विदेश चले जाते हैं, वो एक गैर गंभीर किस्म के राजनेता हैं। ये भाजपा वालों की पुरानी रट है। खास बात यह है कि जैसे ही भाजपा के प्रवक्ताओं ने गोदी मीडिया के सहयोग से यह प्रचार करना शुरू किया, वैसे ही कांग्रेस उन तथ्यों को लेकर सामने आ गई जिनके अनुसार पता लगता है कि मोदी जी ने अपनी विदेश यात्राओं का 85%, सोचिए, मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने अपनी विदेश यात्राओं का 85% उस समय किया जब या तो संसद का सत्र चल रहा था या फिर उस समय तक देश किसी न किसी तरह के संकट से गुजर रहा था। वास्तव में ये तथ्य चौंका देने वाले हैं। सुनिए आप, मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। 2014 के अगस्त में मानसून सत्र शुरू हुआ और मोदी जी 3 से 4 अगस्त को नेपाल चले गए। मार्च 2015 में बजट सत्र चल रहा था। मोदी जी सेशेल्स गए, मॉरिशस गए, श्रीलंका गए। 10 से 14 मार्च तक
वो विदेश यात्रा पर है। फिर नवंबर से दिसंबर तक 2015 में शीतकालीन सत्र हुआ। शीतकालीन सत्र में वो 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक फ्रांस के दौरे पर चले गए। नवंबर 2015 में जब विंटर सेशन चल रहा था, तो नवंबर 12 से 14 के बीच में मोदी जी यूनाइटेड किंगडम चले गए। उसके बाद 2016 में मार्च अप्रैल में जब बजट सत्र चल रहा था, तो मोदी जी बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया गए और 30 मार्च से 3 अप्रैल तक दौरे पर रहे। 2018 में जब मानसून सत्र चल रहा था, जुलाई 2018 में जब मानसून सत्र चल रहा था, तो मोदी जी रवांडा, युगांडा, साउथ अफ्रीका 23 जुलाई से 28 जुलाई 2018 तक इन 3 देशों के दौरे पर रहे। 2019 में जब बजट सत्र चल रहा था, तो मोदी जी 27 से 29 तारीख तक, जून तक जापान के दौरे पर रहे। फरवरी 2020 में जब बजट सत्र चल रहा था, तो मोदी जी नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम कर रहे थे अमेरिका में, फरवरी 24-25 को। फरवरी 2025 में, यानी इसी वर्ष जब बजट सत्र चल रहा था, तो मोदी जी 10 फरवरी से 13 फरवरी तक पहले फ्रांस के दौरे पे गए, फिर अमेरिका के दौरे पे गए। इसी साल मार्च में जब बजट सत्र जारी था, तो मोदी जी 11-12 मार्च को मॉरिशस का दौरा कर रहे थे। मानसून सत्र में इसी साल जुलाई में जब मानसून सत्र चल रहा था, तो मोदी जी यूनाइटेड किंगडम गए और मालदीव गए 23 से 26 जुलाई के बीच में। जरा सोचिए, ये राहुल गांधी पे आरोप लोग लगाते हैं और इन तथ्यों को भूल जाते हैं या नहीं चाहते कि लोग इन तथ्यों को याद रखें। मोदी जी ने यही नहीं किया, वो प्रधानमंत्री भी हैं, और इसलिए देश जब बहुत बड़े-बड़े संकटों में फंसा होता है, उस वक्त अक्सर मोदी जी विदेश यात्राएं करते हुए पाए जाते हैं, या सैर करते हुए पाए जाते हैं, या तस्वीरें खिंचाते हुए पाए जाते हैं। जरा देखिए, फरवरी 2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ के ऊपर हमला हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, मोदी जी उधर ये बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में अपनी डॉक्यूमेंट्री बनवाते रहे। 40 सीआरपीएफ जवानों ने इस हमले में अपनी जान खोई थी, लेकिन मोदी जी उस सब से उनके अंदर कोई बेचैनी नहीं हुई। वो जिम कॉर्बेट पार्क में उनकी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग चलती रही, मोदी जी उसमें भाग लेते रहे। उसके थोड़े दिन बाद ही मोदी जी साउथ कोरिया के दौरे पर चले गए, फरवरी के ही महीने में। जिस वक्त कोविड का हिंदुस्तान पर हमला हुआ, महामारी का, और सारे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी मार्च 2020 में, तब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस फोरम में भागीदारी करने के लिए सिडनी की उन्होंने यात्रा की 22 से 24 फरवरी के बीच में। और उससे पहले जनवरी में ही भारत में कोविड का पहला मामला सामने आ चुका था। जब मणिपुर में हिंसा भड़क रही थी, उस वक्त उसके दौरान मोदी जी ने 14 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, इन सब में मोदी जी घूमते फिरे। लेकिन इस साल सितंबर 2025 में 2 घंटे की मणिपुर यात्रा से पहले वो एक भी बार मणिपुर नहीं गए। जिस वक्त जंतर मंतर पर भारत की पदक विजेता लड़कियां एक भाजपा सांसद के यौन दुराचरण के खिलाफ प्रतिरोध कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, धरना दे रही थी, और बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी जून 2023 में, उस वक्त मोदी जी अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। और उस यात्रा में भारत सरकार ने उस यात्रा के ऊपर 22 करोड़ रुपया खर्च किया था। इससे आप अंदाजा लगाइए क्या हो रहा था। जिस वक्त पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ, उस वक्त मोदी जी सऊदी अरेबिया में थे। जब दिल्ली में आतंकवादियों का भी लाल किले के ऊपर हमला हुआ, उस वक्त मोदी जी भूटान के राजा के जन्मदिन के समारोह में भाग ले रहे थे। अब आप सोचिए जरा, मोदी जी ये सब करते हैं
और इन तथ्यों को भारतीय जनता पार्टी सुविधापूर्वक भुला देना चाहती है और उनके प्रवक्ता भुला देना चाहते हैं और वो राहुल गांधी के खिलाफ मुहिम चलाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, पहली नजर में लग रहा है कि इस संसद सत्र ने विपक्ष को एक रणनीति प्रदान कर दी है। किस तरह सरकार ने चुनाव आयोग को कैप्चर किया, किस तरह सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को कैप्चर किया, किस तरह सरकार ने अदालतों को कैप्चर किया और किस तरीके से सारे लोकतंत्र के संस्थागत ढांचे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया है। इस भाजपाई रणनीति के खिलाफ लड़ने का पर्याप्त मसाला मैं ये मानता हूं कि इस संसदीय सत्र ने विपक्ष को दिया है और इससे एक कार्यक्रम भी निकलेगा, संघर्ष का, आंदोलन का एक कार्यक्रम भी निकलेगा। मेरा ख्याल है कि विपक्ष की ये रणनीति जल्दी ही अपना रंग दिखाने लगेगी। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से पहले देख पाएंगे, 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।